नमस्कार दोस्तों। और आज हम अपने इस वीडियो के माध्यम से एसएससी सीजीएल मेंस में पूछे गए जीएस के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि अब सीजीएल मेंस में जीएस के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हाल ही में सीजीएल मेंस का एग्जाम चल रहा है। इसमें जो भी क्वेश्चन हमें जीएस के मिले हैं उनको हमने अपने आधार पर डिस्कस करने की अर्थात एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। और इसमें हमारा जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाई कोर्ट किस आर्टिकल के तहत रिट जारी करता है। तो ये जो हाई कोर्ट है ये आर्टिकल 32 के तहत पहला ऑप्शन है आर्टिकल 32। तो सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिटें जारी करता है। तो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत 5 प्रकार की रिटें जारी करता है। और सुप्रीम कोर्ट को ये जो आर्टिकल 32 के तहत रिट जारी करने का अधिकार प्राप्त हुआ है, ये भारतीय संविधान के भाग 3 के अंतर्गत जो मूल अधिकार शामिल है, ये अपने आप में एक मूल अधिकार है जिसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहते हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो हमारा प्रारंभ में जो हमारा मूल संविधान था उसमें 7 प्रकार के मूल अधिकारों का प्रावधान था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के तहत 1978 में संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। तो वर्तमान में हमारे संविधान में 6 प्रकार के मूल अधिकार हैं। उन 6 प्रकार के मूल अधिकारों में जो 6वां मूल अधिकार है वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रारंभ के जो शुरुआत के 5 मूल अधिकार है उनकी रक्षा करता है। और हमारे देश का जो संविधान है उसमें कहा गया है कि हमारे देश के नागरिकों की अर्थात मूल अधिकारों का रक्षा करने की जिम्मेदारी संविधान के द्वारा सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट को दी गई है, अर्थात न्यायपालिका को मूल अधिकारों की रक्षा की जिम्मेदारी दी गई है। और इसी आर्टिकल 32 को अर्थात संवैधानिक उपचारों के अधिकार को ही भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा या हृदय कहा था। तो ये 6 प्रकार के जो मूल अधिकार है उनमें सबसे महत्वपूर्ण मूल अधिकार है, क्योंकि ये प्रारंभ के 5 मूल अधिकारों की रक्षा करता है। जैसे पहला मूल अधिकार है समता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और 5वां है शिक्षा एवं संस्कृत संबंधी अधिकार। तो प्रारंभ के जो 5 मूल अधिकार है उनकी रक्षा करता है ये 6वां मूल अधिकार। इसीलिए भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान में सबसे ज्यादा महत्व दिया, अर्थात आर्टिकल 32 को सबसे ज्यादा महत्व दिया भीमराव अंबेडकर ने, जिन्हें संविधान का जनक कहा जाता है। ये भारत की जो संविधान था उसकी प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे। तो 5 प्रकार की रिटें सुप्रीम कोर्ट जारी करता है। और रिट का जो प्रावधान है ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। मूल अधिकार तो यूएसए से लिए गए हैं और रिटों का प्रावधान ब्रिटेन से लिया गया है। और रिटें 5 प्रकार की होती हैं। और आर्टिकल 226 इसके तहत हाई कोर्ट रिटें जारी करता है। अब एक चीज यहां पर ध्यान रखने वाली एक बात यह है कि जो हाई कोर्ट का रिट जारी करने का अधिकार है ये सुप्रीम कोर्ट की तुलना में ज्यादा व्यापक है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट केवल मूल अधिकारों की रक्षा के लिए ही रिट जारी कर सकता है, जबकि हाई कोर्ट मूल अधिकारों के साथ साथ संवैधानिक अधिकारों, विधिक अधिकारों, अन्य मानवाधिकारों की रक्षा के लिए भी रिट जारी कर सकता है। तो हाई कोर्ट के रिट जारी करने का जो अधिकार है वो सुप्रीम कोर्ट की तुलना में व्यापक है। अगला आर्टिकल है 124। इसमें यह बताया गया है सुप्रीम कोर्ट के गठन के बारे में प्रावधान किया गया है। इसका गठन कैसे होगा, कितने जज होंगे इसमें, इन सभी बातों का उल्लेख है। तो सुप्रीम कोर्ट के गठन का प्रावधान, और अगला आर्टिकल है हमारा 129। इसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेखीय न्यायालय है। अभिलेखीय न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। तो हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट को अभिलेखीय न्यायालय का दर्जा दिया गया है और हाई कोर्ट को अभिलेखीय न्यायालय का दर्जा दिया गया है। इसका मतलब यह है कि अगर सुप्रीम कोर्ट में कोई भी संवैधानिक मामला जाता है तो उस मामले की सुनवाई करता है सुप्रीम कोर्ट, तो उस प्रकार का अगर मामला हाई कोर्ट में जाएगा तो वो हाई कोर्ट के लिए एग्जाम्पल का काम करेगा। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए किसी मामले का निर्णय जो होगा वो अन्य अधीनस्थ न्यायालयों या हाई कोर्ट के लिए एक एग्जाम्पल का काम करेगा। वो न्यायालय हाई कोर्ट के निर्णय के अनुसार ही अपना निर्णय देंगे। तो इसके जो निर्णय होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, ये रिकॉर्ड के रूप में रखे जाते हैं, इसीलिए इसे कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहा गया है। तो इसमें आपसे पूछा गया है हाई कोर्ट किस आर्टिकल के तहत रिट जारी करता है। आर्टिकल 32 के तहत, आर्टिकल 30। ये जो हाई कोर्ट है
ये आर्टिकल 226 के तहत रिट जारी करता है और सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत। तो भारत की पहली ट्रेन मुंबई से ठाणे किसके कार्यकाल में चली, ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है ये कॉर्नवालिस। तो कॉर्नवालिस का जो कार्यकाल है बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में, यह 1786 से 1793 तक। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस इसका ये कार्यकाल है भारत में गवर्नर जनरल के रूप में, और इसके संबंध में कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं कॉर्नवालिस के संबंध में। ये भारत में सिविल सेवा का जनक माना जाता है, सिविल सेवा का जनक। इसे भारत में पुलिस सेवा का जनक माना जाता है, पुलिस सेवा का जनक है ये। और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसने स्थायी बंदोबस्त शुरू किया, स्थायी बंदोबस्त। इसने शक्ति के पृथक्करण की व्यवस्था की, शक्ति का पृथक्करण। मॉन्टेस्क्यू ने शक्ति का पृथक्करण का सिद्धांत किया था, तो इसने कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग अलग करने के लिए शक्ति के पृथक्करण की दिशा में कुछ काम किए। तो शक्ति के पृथक्करण की दिशा में इसने काम किया। इसने कॉर्नवालिस संहिता तैयार करवाई थी, कॉर्नवालिस संहिता। जिला कलेक्टर का पद सृजित किया, एसपी का पद सृजित किया, और वकालत को एक पेशे के रूप में इसी के समय में विकसित किया गया। तो कॉर्नवालिस का हमारे देश के इतिहास में एक अहम योगदान रहा है। यहाँ से बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसे सिविल सेवा का जनक माना जाता है, पुलिस सेवा का जनक माना जाता है। इसने स्थायी बंदोबस्त को बंगाल में शुरू किया, शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत को लागू किया, कॉर्नवालिस संहिता तैयार करवाई। अगला जो ऑप्शन है आपका डलहौजी। ये जो डलहौजी है इसका कार्यकाल रहा भारत के गवर्नर जनरल के रूप में 1848 से 1856 ईस्वी की शुरुआती अवस्था तक, अर्थात 1848 से 1856 ईस्वी तक लाल डलहौजी भारत के गवर्नर जनरल के रूप में काम करता है। और इसके समय की कई महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। इसके संबंध में एक फैक्ट ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, राज्य हड़प की नीति किसने लागू की, राज्य हड़प की नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। राज्य हड़प की नीति अर्थात इसके तहत यह प्रावधान किया गया था कि भारत में यदि किसी राजा के खुद का पुत्र नहीं है और उन्होंने किसी पुत्र को गोद लिया है, तो उस राजा की मृत्यु के बाद उस राज्य, वो जो राज्य है उस राजा का, वो ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाएगा, उस दत्तक पुत्र को नहीं मिलेगा। अर्थात ब्रिटिश सरकार क्या कर रही थी, राज्य हड़प की नीति के माध्यम से भारतीय राजाओं के राज्यों को हड़प रही थी अगर उनके खुद का कोई जैविक पुत्र नहीं है। तो राज्य हड़प की नीति इसने लागू की, जो बहुत विवादों का कारण बनी, विवाद हुआ इस नीति के कारण। और डलहौजी के समय में भारत में पहली यात्री ट्रेन चली थी, पहली यात्री ट्रेन डलहौजी के समय में चली, और ये मुंबई से ठाणे के मध्य चली पहली यात्री ट्रेन, लगभग 34 किलोमीटर चली हुई थी। तो भारत में पहली यात्री ट्रेन मुंबई से ठाणे के मध्य 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में चलाई गई, मुंबई से ठाणे के मध्य 34 किलोमीटर। और लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में ही भारत में कलकत्ता एवं आगरा के मध्य पहली तार सेवा की शुरुआत हुई, पहली टेलीग्राफ सेवा, पहली तार सेवा। इसी के समय में पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट का गठन हुआ, सार्वजनिक लोक निर्माण विभाग का गठन हुआ लॉर्ड डलहौजी के ही कार्यकाल में। तो लॉर्ड डलहौजी के संबंध में भी बहुत से फैक्ट पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, इन्हें याद रखना। ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। अगला ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन का भारत के वायसराय के रूप में कार्यकाल है 1899 ईस्वी से 1905 ईस्वी तक। लॉर्ड कर्जन के संबंध में कई फैक्ट पूछे जाते हैं। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट यह है कि 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ, और बंगाल का विभाजन किसके कार्यकाल में हुआ, तो कर्जन के कार्यकाल में हुआ। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ। तो ये पॉइंट यहां से याद रखना है। अगला ऑप्शन है कैनिंग। कैनिंग के संबंध में हमें यह याद रखना है कि इसका जो कार्यकाल है भारत में 1856 ईस्वी से 1862 ईस्वी तक रहा। अब इसके कार्यकाल को दो कालखंडों में बांटा जाता है। 1856 ईस्वी से 1858 ईस्वी तक लॉर्ड कैनिंग ने भारत में गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया, गवर्नर जनरल। तो इस आधार पर यह भारत का अंतिम गवर्नर जनरल हो गया।
और 1858 से 1862 ईस्वी तक इसने भारत के वायसराय के रूप में काम किया। तो दूसरा पॉइंट यहां से ये याद रखना है कि लॉर्ड कैनिंग भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था और पहला वायसराय था, क्योंकि 1857 का जो विद्रोह हुआ था, इस विद्रोह के बाद 1858 का भारत शासन अधिनियम पारित किया गया, जिसके तहत भारत की सत्ता ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटेन के क्राउन अर्थात महारानी या महाराजा के हाथों में चली गई। और महारानी या महाराजा अब भारत में शासन करने तो आएंगे नहीं, वो एक एजेंट के माध्यम से भारत में शासन करेंगे और वो एजेंट ही वायसराय कहलाया। अर्थात भारत में जो गवर्नर जनरल होता था उसके पद का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया और वो क्राउन के एजेंट के रूप में काम करता था। तो ये चीज ध्यान रखना है। इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि किसके कार्यकाल में भारत में पहली यात्री ट्रेन मुंबई से थाने के मध्य चलाई गई। तो ये यात्री ट्रेन के बारे में पूछा गया था आपसे। तो पहली यात्री ट्रेन डलहौजी के कार्यकाल में चलाई गई थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है। तो नेचुरल हिस्ट्री ये जो पुस्तक है इसके लेखक हैं प्लिनी द एल्डर। नेचुरल हिस्ट्री, इस पुस्तक के लेखक है प्लिनी द एल्डर। दूसरा ऑप्शन है अरुंधति राय। इनकी एक पुस्तक है जो बहुत पूछी जाती है, एग्जाम में दर्जनों बार पूछी गई है, जिसका नाम है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। तो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स की लेखक है अरुंधति राय। तीसरा ऑप्शन है विक्रम सेठ। विक्रम सेठ की एक पुस्तक है जो बहुत पूछी जाती है पेपर में, अ सुटेबल बॉय। अ सुटेबल बॉय। अ सुटेबल बॉय नामक पुस्तक के लेखक हैं विक्रम सेठ। ये पुस्तक भी कई बार एग्जाम में पूछी गई है। अगले लेखक है खुशवंत सिंह। इनकी पुस्तक है ट्रेन टू पाकिस्तान, बहुत पूछी गई है। ट्रेन टू पाकिस्तान, इस पुस्तक के लेखक हैं खुशवंत सिंह। तो इसमें आपसे पूछा गया नेचुरल हिस्ट्री के लेखक कौन है। नेचुरल हिस्ट्री के लेखक है प्लिनी द एल्डर। अगला क्वेश्चन है आपका डॉपलर प्रभाव। ये फिजिक्स से क्वेश्चन पूछा गया कि डॉपलर प्रभाव की खोज किसने की। तो इसमें जो हमारा पहला ऑप्शन है यह है सीवी रमन। भारत के एक महान वैज्ञानिक थे। इन्होंने प्रकाश के प्रकीर्णन की खोज की। प्रकाश के प्रकीर्णन, प्रकाश के प्रकीर्णन के बारे में इन्होंने जानकारी दी। प्रकीर्णन जिसे रमन प्रभाव भी कहा गया, इन्हीं के नाम पर, रमन प्रभाव। तो प्रकाश के प्रकीर्णन के बारे में इन्होंने जानकारी दी और इसी को रमन प्रभाव भी कहा जाता है। और रमन प्रभाव की खोज इन्होंने 28 फरवरी 1828 को की थी। इसीलिए हमारे देश में 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि 28 फरवरी को सीवी रमन ने रमन प्रभाव की अर्थात प्रकाश के प्रकीर्णन के बारे में जानकारी दी थी, अर्थात रमन प्रभाव की खोज की थी। और इसी काम के लिए इन्हें 1830 ईस्वी में, यहां पर 1800 नहीं 1900 होगा, तो 28 फरवरी 1928 को इन्होंने रमन प्रभाव की खोज की थी। इसीलिए इन्हें 1930 ईस्वी में भौतिकी का नोबेल मिला था, क्योंकि 28 फरवरी 1928 ईस्वी को इन्होंने रमन प्रभाव की खोज की। इसीलिए 1930 में इन्हें भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला। प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें किसी पदार्थ के छोटे छोटे कण उस माध्यम में व्याप्त हों, जैसे धूल के कण या अन्य किसी पदार्थ के कण, छोटे छोटे कण उस माध्यम में व्याप्त हैं, तो पदार्थ के जो छोटे छोटे कण उस माध्यम में व्याप्त होते हैं, तो प्रकाश इन छोटे छोटे कणों से टकराकर सभी दिशाओं में फैल जाता है, स्कैटर करता है। तो इसी घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। दूसरा ऑप्शन है क्रिश्चियन डॉपलर। तो डॉपलर प्रभाव की खोज किसने की? क्रिश्चियन डॉपलर ने। डॉपलर प्रभाव, तो क्रिश्चियन डॉपलर ने डॉपलर प्रभाव की खोज की। डॉपलर प्रभाव क्या होता है? जब ध्वनि स्रोत, जहां से ध्वनि उत्पन्न हो रही तथा श्रोता जो ध्वनि को सुन रहा है, जब ध्वनि स्रोत तथा श्रोता गतिमान हो, जब ध्वनि स्रोत तथा श्रोता गतिमान है, अर्थात ध्वनि स्रोत तथा श्रोता की आपेक्षिक गति के कारण इनकी जो आवृत्ति होती है, ध्वनि की जो मूल आवृत्ति है, ध्वनि की जो आवृत्ति है, ये मूल आवृत्ति से कम या ज्यादा हो जाती है।
जब ध्वनि स्रोत या श्रोता में आपेक्षिक गति होती है, ये गतिमान होते हैं, तो इसके कारण क्या होता है, इनकी जो आवृत्ति होती है, ध्वनि की आवृत्ति, ये मूल आवृत्ति से कम या ज्यादा होती है। तो इसी प्रभाव को, इसी घटना को डॉपलर प्रभाव कहते हैं। अगला ऑप्शन है न्यूटन। इन्होंने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया। इन्होंने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया, अर्थात इन्होंने बताया कि इस दुनिया में कोई भी पदार्थ जिसका कुछ द्रव्यमान है उसका अपना एक आकर्षण बल भी है। जिस पदार्थ का द्रव्यमान जितना अधिक होगा उसका गुरुत्वाकर्षण बल उतना ही ज्यादा होगा, और इस आधार पर इन्होंने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया, गुरुत्वाकर्षण की व्याख्या की न्यूटन ने। अगला ऑप्शन है आइंस्टीन। आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया। यह भी बहुत पूछा जाता है, सापेक्षता का सिद्धांत। तो सापेक्षता का सिद्धांत आइंस्टीन ने दिया। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में जानकारी दी, और क्रिश्चियन डॉपलर ने डॉपलर प्रभाव के बारे में जानकारी दी, और सीवी रमन ने प्रकाश के प्रकीर्णन या रमन प्रभाव के बारे में जानकारी दी। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया, तो इसका आंसर ये क्रिश्चियन डॉपलर होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, किस राज्य का प्रजनन दर सर्वाधिक है 2011 की जनगणना के अनुसार। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य। दूसरा ऑप्शन है बिहार। तो बिहार के बारे में कई फैक्ट पूछे जाते हैं। सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य, सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य बिहार है। सबसे कम साक्षरता वाला राज्य, सबसे कम साक्षरता वाला राज्य बिहार है। सर्वाधिक गरीब राज्य बिहार है। ये सभी फैक्ट पूछे गए हैं। गरीब राज्य बिहार है। और हाल ही में जो फैक्ट पूछा गया आपसे क्वेश्चन में कि किस राज्य की प्रजनन दर सर्वाधिक है, तो सर्वाधिक प्रजनन दर वाला राज्य बिहार है। सर्वाधिक प्रजनन दर वाला राज्य बिहार है। सबसे कम साक्षरता वाला राज्य बिहार है। सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य बिहार है। सर्वाधिक गरीब राज्य बिहार है। तो ये सभी फैक्ट बिहार के संबंध में पूछे जाते हैं, इनको याद रखना है। अरुणाचल प्रदेश के संबंध में जनगणना से एक फैक्ट पूछा जाता है कि सबसे कम जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है। तो सबसे कम जनघनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है। हरियाणा सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य, सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा है, जहां के मुख्यमंत्री इस समय मनोहर लाल खट्टर हैं। और तो इसका आपका आंसर हो जाएगा बिहार। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया, कौन सा अप्रत्यक्ष कर है। तो ये जो पहला ऑप्शन है आयकर, इनकम टैक्स, ये प्रत्यक्ष कर है। अर्थात प्रत्यक्ष कर वो कर होते हैं जो जिस व्यक्ति पर लगाए जाते हैं, जिस संस्था पर लगाए जाते हैं, उन्हीं को उस कर को देना होता है, किसी दूसरे से वसूल के वो नहीं दे सकते। निगम कर, ये भी प्रत्यक्ष कर है। और अगला ऑप्शन है आपका जीएसटी, ये अप्रत्यक्ष करों का समूह है। कई बार ये फैक्ट पूछा गया है, अप्रत्यक्ष करों का समूह है जीएसटी। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है, जीएसटी के बारे में कुछ अन्य जानकारी भी पूछी जाती है। इसका फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी का फुल फॉर्म है। और भारत में जीएसटी को संवैधानिक दर्जा देने के लिए कौन सा संविधान संशोधन हुआ, तो 101वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित हुआ। संविधान संशोधन जीएसटी से संबंधित है। जीएसटी हमारे देश में लागू कब से हुआ, 1 जुलाई 2017 से। हमारे देश में जीएसटी का कॉन्सेप्ट किस समिति की सिफारिश पर आया, विजय केलकर समिति।
विजय केलकर समिति। एक बार क्वेश्चन ये भी पूछा जा चुका है कि विजय केलकर समिति का संबंध है, तो उसमें ऑप्शन जीएसटी नहीं था, अप्रत्यक्ष कर था। तो ये याद रखना, जीएसटी एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है, तो अप्रत्यक्ष करों से संबंधित है विजय केलकर समिति या जीएसटी से संबंधित है। जीएसटी सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ? तो असम में। जीएसटी को सबसे पहले किस राज्य में अपनाया गया? तो असम में। दुनिया में सबसे पहले जीएसटी कहां अपनाया गया? फ्रांस में। ठीक है, तो भारत ने जीएसटी का जो फ्रांस वाला मॉडल है वो अपनाया है, तो हमारे देश में असम में और दुनिया में फ्रांस। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स 101वां संविधान संशोधन है, 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ। विजय केलकर समिति जीएसटी से संबंधित है और भारतीय संविधान का एक आर्टिकल है 279A, इसमें जीएसटी परिषद का उल्लेख है। जीएसटी परिषद, तो ये भी फैक्ट पूछा गया कि जीएसटी परिषद का उल्लेख किस आर्टिकल में है? तो 279A में। एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया पेपर में कि जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत सरकार का जो वित्त मंत्री होगा, वित्त मंत्री ही जीएसटी परिषद के अध्यक्ष होते हैं। हर साल जीएसटी परिषद की मीटिंग होती है और हाल ही में 48वीं मीटिंग भी हुई है। करंट का ये पॉइंट याद रखना, 48वीं मीटिंग हुई और ये दिल्ली में हुई, तो वर्चुअल माध्यम में भी ये मीटिंग, ऑनलाइन मीटिंग हुई है। और इस मीटिंग की अध्यक्षता किसने की? तो वर्तमान में जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, जिन्होंने 1 फरवरी 2023 को अपना 5वां बजट प्रस्तुत किया, 5वीं बार बजट प्रस्तुत किया है। ये ऐसी वित्त मंत्री हैं जिन्होंने पहली बार, ये भारत की ऐसी पहली वित्त मंत्री हैं जिन्होंने पेपरलेस बजट भी पेश किया था। तो पेपरलेस बजट इनके द्वारा पेश किया जा रहा है। 48वीं मीटिंग हो चुकी है जीएसटी परिषद की। तो ये कुछ अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट है जीएसटी से संबंधित, इनको भी ध्यान रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, समुद्र नितल प्रसरण सिद्धांत किसने दिया? तो समुद्र नितल अर्थात ये सिद्धांत में बताया गया कि समुद्र का जो तल है वो प्रसरण, वो फैल रहा है, समुद्र के तल में प्रसार हो रहा है, वो तल फैल रहा है। ये सिद्धांत किसने दिया? इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है आपके सीजीएल के मेंस एग्जाम में। तो पहला नाम लिखा है कोबर, ये एक भूगोलवेत्ता थे और इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया? तो इन्होंने भूसन्नति का सिद्धांत दिया, भूसन्नति का सिद्धांत। तो क्वेश्चन पूछा जाता है भूसन्नति का सिद्धांत किसने दिया? कोबर ने। अब समस्या ये आ रही, भूसन्नति क्या होता है? तो उथले सागर को, अर्थात कम गहरे सागर को भूसन्नति कहते हैं, उथला सागर। और इन्होंने अपने इस भूसन्नति में, भूसन्नति के सिद्धांत में कोबर ने बताया कि जो भूसन्नतियां होती हैं ये मोड़दार पर्वतों की, अर्थात पर्वतों की पालना होती हैं, पर्वतों की पालना, क्रैडल्स ऑफ माउंटेन, पालना, जहां पर्वतों का पालन पोषण होता है, अर्थात पर्वत बनते हैं। तो जो भूसन्नतियां होती हैं ये कम गहरे सागर होते हैं, जैसे उथले सागर होते हैं। जैसे एक सागर था जहां आज हिमालय, टेथिस सागर, टेथिस सागर। तो ये क्या था? टेथिस, ये एक भूसन्नति थी। तो भूसन्नतियों को कोबर ने पर्वतों का पालना कहा, क्रेडल्स ऑफ माउंटेन। कहा कि भूसन्नतियों में ये जो भूसन्नतियां होती हैं कम गहरे सागर होते हैं, तो आसपास के स्थल खंडों से जो नदियां आती हैं अपने साथ अवसाद लाती हैं और लाखों साल में, हजारों साल में वो जो भूसन्नति होती है, वो उथला सागर होता है, वो पाट दिया जाता है नदियों के द्वारा, लाए गए मलबे के द्वारा, मिट्टी के द्वारा। और फिर क्या होता है, वहां पर उन पर्वतों जो पाट दिया जाता है, वहां प्लेट टेक्टोनिक के अनुसार पर्वतों में जो प्लेटें होती हैं उनमें गति के कारण उनमें मोड़ पड़ जाते हैं। जो अवसाद वहां जमा किए जाते हैं प्लेट टेक्टोनिक के आधार पर वहां पर मोड़ पड़ जाते हैं, जिसके कारण मोड़दार पर्वत बन जाते हैं। तो भूसन्नति सिद्धांत कोबर के द्वारा दिया गया। इन्होंने पर्वतों का पालना कहा। भूसन्नति का मतलब है उथला सागर, भूसन्नतियों में पर्वतों का विकास होता है। अगला ऑप्शन है आपका जॉर्ज लेमेंतियर। जॉर्ज लेमेंतियर के बारे में हमें यह याद रखना होगा कि इन्होंने महाविस्फोट का सिद्धांत दिया, महाविस्फोट, बिग बैंग सिद्धांत, महाविस्फोट का सिद्धांत दिया, बिग बैंग थियरी दी। तो बिग बैंग थियरी किसने दी? जॉर्ज लेमेंतियर ने। तो ये भी एक भूगोलवेत्ता थे। इन्होंने बताया कि आज से अनंत साल पहले, अनंत काल साल पहले संपूर्ण ब्रह्मांड एक सघन पिंड के रूप में था और लगभग 15 अरब साल पहले इस ब्रह्मांड रूपी जो सघन पिंड था इसमें विस्फोट हुआ, जिसके कारण सबसे पहले तारे बने और विभिन्न आकाशीय पिंडों का निर्माण हुआ। तो ये है
अर्थात इन्होंने महाविस्फोट का सिद्धांत दिया। इस सिद्धांत के आधार पर इन्होंने ये बताया कि ब्रह्मांड का जन्म कैसे हुआ, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में इन्होंने बताया, उत्पत्ति। तो एक भूगोलवेत्ता है जॉर्ज लेमेंतियर, इन्होंने बताया अनंत काल साल पहले संपूर्ण ब्रह्मांड एक सघन पिंड के रूप में था। अत्यधिक ताप और दाब के कारण लगभग 15 अरब साल पहले इस सघन पिंड रूपी ब्रह्मांड में विस्फोट हो गया, जिसके कारण ये जो ब्रह्मांडी पदार्थ है ये दूर दूर चला गया और विभिन्न प्रकार के आकाशीय पिंडों का रूप ग्रहण कर चुका है, जैसे तारे हैं, आकाशगंगाएं हैं, ग्रह उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, ये सभी ब्रह्मांडी पदार्थ हैं। अगला ऑप्शन है आपका अल्फ्रेड वेगनर, इन्होंने महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी दी, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। तो इनके अनुसार, अल्फ्रेड वेगनर के अनुसार और इनके सहयोगियों के अनुसार, इन भूगोलवेत्ताओं के अनुसार इन्होंने बताया कि प्रारंभ में आज इस पृथ्वी में 8 महाद्वीप हैं, अगर जीलैंडिया को भी काउंट कर लें एक महाद्वीप के रूप में। तो इन्होंने बताया प्रारंभ में अनंत काल साल पहले संपूर्ण पृथ्वी एक ही महाद्वीप के रूप में थी, अर्थात प्रारंभ में पृथ्वी में एक ही महाद्वीप था और फिर इसमें क्या हुआ, ये 2 भागों में टूट गया, एक ही महाद्वीप था और इसे पैंजिया कहा गया और पैंजिया के चारों तरफ एक ही महासागर था जिसे पैंथालासा कहा गया और लाखों साल बाद ये पैंजिया 2 भागों में टूट गया। ऊपर वाले भूखंड को अंगारा लैंड कहा गया और नीचे वाले भूखंड को गोंडवाना लैंड कहा गया। फिर जो ऊपर वाला भूखंड अंगारा लैंड ये भी कई भागों में टूटा, तो एशिया और यूरोप महाद्वीप बने और ये जो गोंडवाना लैंड है ये भी कई भागों में टूटा। तो अफ्रीका महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीपों का जन्म हुआ और इंडियन प्लेट इसी के तहत अस्तित्व में आई। तो अल्फ्रेड वेगनर ने बताया कि महाद्वीप विस्थापित हो रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह वो जा रहे हैं, दूर हो रहे हैं, या तो किसी के नजदीक आ रहा है या दूर जा रहा है, तो महाद्वीपों में विस्थापन हो रहा है, महाद्वीप भी गति कर रहे हैं, और ये सिद्धांत दिया अल्फ्रेड वेगनर ने। और चौथा ऑप्शन है हैरी हेस, इन्होंने समुद्र नितल प्रसरण का सिद्धांत दिया। अब इनका हैरी हेस का सिद्धांत और अल्फ्रेड वेगनर का सिद्धांत मिलता जुलता है, अर्थात जैसे अल्फ्रेड वेगनर ने बताया कि महाद्वीप एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, उनमें विस्थापन हो रहा है, ऐसे ही हैरी हेस ने बताया कि जो समुद्र का तल है वो भी, उसमें भी प्रसार हो रहा है, वो भी दूर जा रहे हैं या पास आ रहे हैं। तो ये सिद्धांत दिया हैरी हेस ने, यही आपसे पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है जफर खान किसका सेनापति था? तो जफर खान अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। तो जफर खान, तो अलाउद्दीन खिलजी का एक और महत्वपूर्ण सेनापति था जिसे मलिक काफूर कहा जाता था, मलिक काफूर। तो इसे भी याद रखना है, यह भी कई बार पूछा गया है कि मलिक काफूर किसका सेनापति था? तो अलाउद्दीन खिलजी का। इसके 4 महत्वपूर्ण सेनापति थे, इनमें से एक है जफर खान, दूसरा मलिक काफूर। मलिक काफूर को अलाउद्दीन खिलजी ने 1000 दीनार में खरीदा था, इसीलिए मलिक काफूर को 1000 दीनारी भी कहा जाता है, यह भी पूछा गया है। 1000 दीनारी किसे कहा गया? मलिक काफूर को। तो ये याद रखना है अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। और दूसरा ऑप्शन है आपका औरंगजेब। तो औरंगजेब के एक सेनापति थे जिनका नाम था शाइस्ता खान, शाइस्ता खान। औरंगजेब के सेनापति थे शाइस्ता खान। और औरंगजेब ने क्या किया था? शिवाजी को पराजित करने के लिए, शिवाजी को कंट्रोल करने के लिए औरंगजेब ने अपने सेनापति शाइस्ता खान को भेजा था, जिसे शाइस्ता खान अपनी सेना लेके, मुगल सेना लेके आया था मराठवाड़ा क्षेत्र में, और जिसका नेतृत्व शिवाजी ने किया और अंततः शिवाजी ने शाइस्ता खान को पराजित किया। तो इसे भी याद रखना है, शाइस्ता खान औरंगजेब का सेनापति था। अकबर के सेनापति मानसिंह थे, मानसिंह। अर्थात जो 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य, तो हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की सेना का नेतृत्व करने वाले प्रमुख जो सेनापति थे वो मानसिंह थे। अर्थात एक तरफ महाराणा प्रताप और दूसरी तरफ मानसिंह। और इस युद्ध में अंततः अकबर की विजय हो जाती है, लेकिन महाराणा प्रताप अकबर की कभी अधीनता नहीं स्वीकार करते हैं।
तो 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। और अगला ऑप्शन है आदिल शाही। तो बीजापुर में आदिल शाही वंश के शासक शासन किया करते थे। तो शिवाजी के कार्यकाल के दौरान आदिल शाही वंश के शासकों ने शिवाजी को पराजित करने के लिए, उन्हें कंट्रोल करने के लिए अपने एक सेनापति अफजल खान को भेजा था, अफजल खान। और शिवाजी ने क्या किया था, अफजल खान की हत्या कर दी थी। तो ये भी याद रखना है, ये महत्वपूर्ण सेनापति हैं हमारे देश के महत्वपूर्ण शासकों के। तो इस भी आपसे जफर खान के बारे में पूछा गया, तो अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले मिंटो सुधार कब पारित हुआ? तो पहला ऑप्शन है आपका 1919। तो 1919 का जो भारत शासन अधिनियम था, भारत शासन अधिनियम, इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू, इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। तो 1919 में ब्रिटेन की संसद ने एक अधिनियम पारित किया जिसे भारत शासन अधिनियम 1919 कहा गया। इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहते हैं। क्यों कहते हैं इसे ऐसा? क्योंकि 1919 में भारत का जो राज्य सचिव था, भारत सचिव था, जो भारत राज्य सचिव, वो एडविन मॉन्टेग्यू था। और इस समय जो भारत का वायसराय था वो लॉर्ड चेम्सफोर्ड था, वायसराय। तो ये दो महत्वपूर्ण पदाधिकारी होते थे, भारत राज्य सचिव और वायसराय। और इन्हीं दोनों के द्वारा जो रिपोर्ट तैयार की जाती थी सुधार के लिए, वो रिपोर्ट ब्रिटेन की संसद में जाती थी, उसी के आधार पर कानून बनते थे। तो मॉन्टेग्यू भारत राज्य सचिव और चेम्सफोर्ड वायसराय, इन दोनों ने भारत में सुधार के संबंध में जो रिपोर्ट तैयार की, उसके आधार पर भारत शासन अधिनियम 1919 पारित किया ब्रिटेन की संसद ने। इसीलिए इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। अगला ऑप्शन है आपका 1909। 1909 का जो भारत परिषद अधिनियम है, 1909 का भारत परिषद अधिनियम है, इसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं, मार्ले मिंटो सुधार। क्योंकि इस समय जॉन मार्ले भारत राज्य सचिव थे, भारत सचिव, और मिंटो द्वितीय ये भारत का वायसराय था। तो इन दोनों लोगों ने मिलकर जो सुधार के संबंध में रिपोर्ट तैयार की, उसके आधार पर 1909 में ब्रिटेन की संसद में अधिनियम बना। तो इसीलिए इसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं। और हाल ही में आपका सीजीएल का जो प्री एग्जाम हुआ था, उसमें क्वेश्चन ये पूछा गया था कि किस अधिनियम के तहत भारत की सत्ता ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटेन के क्राउन के हाथों में चली गई। क्राउन मतलब महाराजा या महारानी। तो 1858 का जो भारत शासन अधिनियम था, 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत भारत की सत्ता ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटेन के क्राउन के हाथों में चली गई। एक क्वेश्चन आपसे सीजीएल में और पूछा गया था कि किस अधिनियम के, अंग्रेजों के द्वारा पारित किए गए किस अधिनियम से भारत में संसदीय प्रणाली की शुरुआत हो गई, अर्थात अंग्रेजों के समय पारित किए गए किस अधिनियम को भारत में संसदीय प्रणाली की शुरुआत माना जाता है। तो 1858 का जो भारत परिषद अधिनियम था, भारत परिषद अधिनियम 1892, तो भारत परिषद अधिनियम 1892 को भारत में संसदीय प्रणाली की शुरुआत माना जाता है। संसदीय प्रणाली की शुरुआत क्यों? क्योंकि जो केंद्रीय विधानसभा थी उसमें जो भारतीय सदस्य थे वो ब्रिटिश सरकार से अर्थात वायसराय और उसकी कार्यकारिणी से प्रश्न पूछ सकते थे और बजट पर बहस कर सकते थे। तो इसीलिए इन दो कामों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न लोगों के द्वारा यह कहा जाता है कि इसी अधिनियम से भारत में संसदीय शासन प्रणाली की शुरुआत हो गई थी। तो ये याद रखना है, बजट पर बहस करना और सरकार से प्रश्न पूछना ऐसा संसदीय शासन प्रणाली में होता है और ऐसी शुरुआत हो गई इस अधिनियम के तहत। तो इसलिए यहां से क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो इसे याद रखना है। तो आपसे पूछा गया मार्ले मिंटो सुधार, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आज हमने अपने
जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमें मिले उनको हमने डिस्कस कर लिया। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग।